चलिए आज देखते हैं बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले पॉलिटिकल साइंस से वीवीआई प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न है यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि वैसा देश जहाँ सभी धर्मों को माना जाता है, किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दिया जाता है, यानी ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाकर, यानी सभी धर्मों को इज्जत समान रूप से दिया जाए। देखिए सेम वही परिभाषा भी है कि वैसे राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता ना देकर, यानी अहमियत ना देकर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए, तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे कि भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। ठीक है, तो देखिए सांप्रदायिक मतलब होता है धर्म वाला। अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से स्नेह करता है और दूसरे के धर्म से जलता है, तो ये जलने की जो भावना ही है वो सांप्रदायिकता है। यानी ठीक है, क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता, यानी कि अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म को देखकर जलने की जो भावना ही है, यही क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए सांप्रदायिकता भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसने समाज को न केवल कमज़ोर किया है बल्कि अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। धर्म के नाम पर अलग अलग समूहों में बढ़ जाना तथा एक दूसरे को निम्न समझकर यानी नीचा समझकर उसके प्रति घृणा और द्वेष यानी जलन की भावना को विकसित करना ही क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। समझ में आया कि यानी किसी भी धर्म, अपने धर्म को तवज्जो देना और बाकी अनेक धर्मों को से जलने की भावना ही क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, देखिए सांप्रदायिकता भयानक रूप से तब उभरती है जब वह हिंसा, दंगा और नरसंहार को जन्म देती है। ये और ज़्यादा रूप से कब उभरती है? जब ये हिंसा, दंगा और ये नरसंहार को जन्म देती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इससे पूछा गया है कि सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि सांप्रदायिकता के को बचाने के लिए या अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या करना चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, यानी कि धर्म को सब धर्म के लोग अच्छे से मिलजुल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन कौन सा? हिंदू मुसलमानों को परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए तथा धर्म के प्रति जो कट्टरता है इसे त्याग देना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए जिससे आपसी दूरी कम हो जाए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेताओं को किसी धर्म के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। देखिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेताओं को किसी भी धर्म के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि किसी के बहकावे में आकर मरने मिटने को तैयार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के धर्म, भाषा, रहन सहन, आचार विचार, सामाजिक मान्यताओं को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तभी समाज में जो ये सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन कब हो जाता है? तो देखिए सामाजिक भिन्नता के कारण समाज में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जब सामाजिक भिन्नता के कारण जब समाज में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जब कोई जाति किसी दूसरे जाति से अपने को अलग महसूस करने लगती है, तो उसे समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। उसे समाज जिससे समाज दो वर्गों में अलग हो जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? सामाजिक विभाजन कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है कि लैंगिक असमानता क्या है। ठीक है, तो देखिए लिंग के आधार पर, ठीक है, जेंडर के आधार पर पुरुषों और महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव करना क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता कहलाता है। आज के इस युग में लैंगिक असमानता जो है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कम हुई है। ठीक है, रंग भेद के बारे में बात किया जाए तो देखिए रंग भेद क्या है? देखिए रंग भेद क्या है, तो समाज को शारीरिक रंग के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। समाज को शारीरिक रंग के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। अर्थात
कि उसकी चमड़ी से चमड़ी के आधार पर उसे बांटना, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। यानी अगर गोरा होगा तो उसे श्वेत अच्छा माना जाता है और काला होगा तो उसे खराब माना जाता है। अर्थात समाज के कुछ लोग गोरे और काले रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, इसे ही रंग भेद कहा जाता है। ठीक है, इनके अनुसार इनके अनुसार काले मनुष्य देखने में अच्छे नहीं होते हैं, जबकि गोरे बहुत अच्छे होते हैं इनके अनुसार। ठीक है, चलिए दल बदल कानून के बारे में देखते हैं। देखिए दल बदल कानून क्या है। तो देखिए दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जो राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने से रोकता है। किसी भी पार्टी के सदस्य को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने से रोकता है। यह कानून इसलिए बनाया गया कि सांसद विधायक अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में न जाएं। यह कानून 1985 में लाया गया था। ठीक है, दल बदल कानून याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो देखिए बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो क्या था कि 1971 ईस्वी के बाद में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। सामाजिक आर्थिक दशा मतलब कि यहाँ के उद्योग धंधा और कृषि और जितने भी यहाँ के साधन थे जो पैसे कमाने वाले, जिससे लोग अपना भरण पोषण करते थे, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। और बांग्लादेश में उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 70 में। तो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में आपसी झगड़े होते थे। तो कुछ बांग्लादेश के व्यक्ति भारत आते थे, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था। वो बांग्लादेश से आए शरणार्थी के चलते देश की अर्थव्यवस्था जो था लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो था तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आशा से अधिक को क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित। तो आशा से ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई कीमतों में। भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया ये। ठीक है, और 1972-73 ईस्वी में मानसून की असफलता के चलते, मानसून मतलब क्या होता है, तो बरसाती हवाओं की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में कमी आई और परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 ईस्वी में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई यानी नेता जयप्रकाश नारायण को बनाया। उस समय जो थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण क्या थे, छात्रों के नेता थे, यानी छात्र आंदोलन के नेता थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। इनको लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जनता पार्टी के संस्थापक थे। ये क्या थे, जनता पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, ये छात्र आंदोलन के बाद ही जनता पार्टी के सदस्य जो थे मोरारजी देसाई, वो भारत के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 1975 में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जो कि 21 महीना तक चला था, 1977 तक चला था। ठीक है, और याद एक और बात रखना है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेता थे और संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत किए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सूचना के अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो देखिए सूचना के अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो देखिए सूचना का अधिकार लोगों को जानकार बनाता है। ठीक है, जानकारी बनाता है। भ्रष्टाचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें नियंत्रित कर लोकतंत्र को समृद्ध बनाता है। इसलिए सूचना का अधिकार के कानून को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है। चलिए हम बताते हैं कि सूचना का अधिकार जो है इससे हमें क्या लाभ है, पहले उसे समझ लेते हैं तब इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए सूचना के अधिकार से हमें क्या क्या लाभ है बताते हैं। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिकों को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके और कोई भी सूचना ले सके। किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित
प्रति ले सके, यानी कि फ़ोटोकॉपी ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके, ठीक है, और किसी सरकारी काम की भी जांच कर सके, और किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्रियों का, मटेरियलों का प्रमाणित नमूना ले सके। ये हमें क्या करता है, सूचना के अधिकार से ये सारी चीज़, ये लाभ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज का नियंत्रण रखना तथा सरकार एवं सरकारी मुलाजिमों के कार्यों का सार्वजनिकीकरण करना, यानी सबको बताना और दिखाने का काम, ठीक है, सार्वजनिक करना, ठीक है। अब चलिए, सूचना के अधिकार से हम क्या लाभ जान चुके हैं। अब देखिए, संघ राज्य का अर्थ बताना है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत भी आई है। देखिए, जब सत्ता विभाजन केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है तो वो संघ राज्य कहलाता है। याद रखिएगा कि जब सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच कर दिया जाता है तो वो संघ राज्य कहलाता है। लेकिन सर्वोच्च सत्ता केंद्र की ही पास इसमें होती है। याद रखना है कि इसमें सबसे ऊपरी सत्ता किसके पास होती है, तो केंद्र के पास ही होती है, सेंटर के पास ही, ठीक है। चलिए, इसका थोड़ा और डीपली इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाती है। जिसे केंद्र में और राज्य में, संघ राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर केंद्र की सरकार होती है, राज्य संघ इसके अंग होते हैं। जितने भी राज्य इसके अंग होते हैं, जिनके शासन संचालन के लिए राज्य में भी सरकारें होती है ना, जैसे कि बिहार में, और देश के लिए प्रधानमंत्री और राज्य के लिए मुख्यमंत्री और इनके बाकी सब मंत्री हैं। उसी तरह लिखित संविधान के द्वारा दोनों स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान के तहत दोनों स्तर के सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और दोनों के कार्य क्षेत्र को बता दिया जाता है या परिभाषित कर दिया जाता है कि किसको क्या करना है संविधान के द्वारा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, जो कि एग्ज़ाम के लिए इस बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न बनता ही है। अगर आपको अनुमान नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। और ये इस क्लास का अगर PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर PDF ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर PDF ले सकते हैं। चलिए।